हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल आपने इधर टाइम एंड टेंस किया। अब टाइम एंड टेंस मतलब आप समझ ही रहे हैं ना कि अगर हम टेंस बोलते हैं तो टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होगा? टेंस का मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब मैं पिछले उसमें आपको बता चुका हूँ कि वर्ब हमारे दो प्रकार की होती है, एक डू और एक बी। अब डू बी को मिला करके फिर हम उन दो भागों में बांटते हैं। हमारी अगर वर्ब देखी जाए, वर्ब हमारी दो प्रकार की होगी। वर्ब एक होगी एम बी और एक होगी ए बी। एम बी का मतलब होगा मेन वर्ब, और इसका मतलब एक्सिलरी वर्ब। ए बी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, या इसको लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। तो एक मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारी मेन वर्ब क्या है। ऑल डिक्शनरी, जितनी भी डिक्शनरी पे आपकी वर्ब लिखी हैं वो सभी आपकी मेन वर्ब कहलाती हैं। एनी वर्ब, कुछ भी लिखा हो वो सभी आपका डिक्शनरी पे आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को हमने बांटा कि कितने में है। तो मेन वर्ब को जब बांटते हैं तो मेन हमारी 3 में आती हैं। ये होती हैं एक्सिलरी वर्ब हमारी 24, और ये होती हैं 3 में ए बी सी, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। तो मैंने एक दिन बताया था कि इनमें क्या होता है। ए नंबर पे अगर है तो होगा आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। सेकंड में बी नंबर पे आपके 2 होगा। एक होगा कौन सी? फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब होगी। दूसरे नंबर पे आपकी क्या होगा? अरे भाई बोलो, नहीं समझ में आया। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताना। अकर्मक, सकर्मक, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, इसमें होगी। और सी नंबर पे होगी आपकी फिनाइट, नॉन फिनाइट या इनफिनाइट। ये आपके मेन वर्ब होगी। अब ये मेन वर्ब में आपने इनको भी बता चुका हूँ, मैं इन्हें भी बता चुका हूँ। इसको बताना शेष रह गया था, फिनाइट और नॉन फिनाइट। तो आज हम नॉन फिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये 24 मैं आपको बता चुका हूँ। 24 आपकी जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो 24 होती हैं। और 24 में मैंने बताया था कि 11 आपकी प्रिंसिपल वर्ब होती हैं, या प्राइमरी एक्सिलरी कहते हैं, और प्राइमरी एक्सिलरी होता है। और इसके बाद आपके मॉडल्स होते हैं। अभी मॉडल्स भी पढ़ाना है, प्राइमरी एक्सिलरी भी पढ़ाना है, लेकिन पहले अभी मेन वर्ब के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि फिनाइट और नॉन फिनाइट के बारे में बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन किए कि फिनाइट और नॉन फिनाइट सर क्या होता है। तो फिनाइट और नॉन फिनाइट आप समझिए कि क्या है। अब हम ले रहे हैं एमबी की फिनाइट और नॉन फिनाइट। अब फिनाइट एंड नॉन फिनाइट। अब हम
यहाँ जानेंगे कि फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। तो अब फिनाइट वर्ब क्या है? फिनाइट वर्ब मैंने बताया कि दुनिया की जो डिक्शनरी में वर्ब होगी वो सब फिनाइट वर्ब होगी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि जो भी वर्ब होगी वो फिनाइट वर्ब ही होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट है जो क्रिया से अनुशासित होगी, जो सब्जेक्ट से अनुशासित होगी, अर्थात जो सब्जेक्ट की गुलाम होगी वो हमारी फिनाइट वर्ब होगी। जो सब्जेक्ट के अर्थात सब्जेक्ट का गुलाम होने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जिस वर्ब में परिवर्तन हो वो हमारा फिनाइट वर्ब कहलाएगा और फिनाइट वर्ब होगी वो। और दुनिया की हर वर्ब फिनाइट वर्ब है, दुनिया की हर फिनाइट वर्ब है। अब नॉन फिनाइट फिर क्या होगा? अर्थात जो सब्जेक्ट का गुलाम न हो, अर्थात वो क्या हो गया हो, उग्रवादी बन गया हो, उसका बहिष्कार कर रहा हो, उससे कोई मतलब न रखता हो, उसका दुश्मन बन गया हो, अर्थात वर्ब न रह गई हो। जैसे दोस्त दोस्त ना रहा, इसी तरह वर्ब ना रही तो वहाँ पे आपका नॉन फिनाइट हो जाएगा। अर्थात जो अपना रूप न बदले, किसी भी सेंटेंस में अपना रूप न बदले, वो आपका नॉन फिनाइट कहलाएगा। तो सीधा चक्कर अब काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट। फिनाइट तो समझ गए ना कि क्या है, फिनाइट वर्ब में आप समझ गए। अब मैं इसका एग्जाम्पल से फिनाइट वर्ब के बारे में समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए। A boy play chess. A boy play chess. दूसरा लिखा प्ले चेस। अब देखिए, अ बॉय प्ले चेस, अ बॉयज प्ले चेस, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? वर्ब। और ये आपका OW हुआ। अब यहाँ पे हमें वर्ब को देखना है कि गुलाम है उसका नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो फिनाइट वर्ब है, अगर चेंज नहीं हो रहा नॉन फिनाइट, फिनाइट वर्ब पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब वाइज आपका इसका ये नंबर क्या है? सिंगुलर। ठीक, पर्सन है। तो अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो वर्ब क्या है? प्लेज। प्लेज है, यस लगा है। यहाँ पे हमारा ये नंबर इसका क्या है? प्लूरल। तो हमारी वर्ब भी प्लूरल, यहाँ भी ये सिंगुलर। ये तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट यहाँ। अब यहाँ से एग्रीमेंट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ये प्लूरल, ये प्लूरल, यहाँ भी एग्रीमेंट है। अब ये सब्जेक्ट है लिखा है, सिंगुलर न मान लेना, अर्थात ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्रीमेंट। अब ये यहाँ पे प्लेज है, यहाँ प्ले है, दोनों में अंतर है, परिवर्तन है कि नहीं है? नंबर और पर्सन के अनुसार बदली वर्ब की नहीं बदली। तो कौन सी वर्ब हुई? कौन सी वर्ब हुई? फिनाइट वर्ब हुई। पहचान गए? और दुनिया की और एक बताया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लिखा है तो वो फिनाइट वर्ब। और सब्जेक्ट के दूर है, अगर डिस्टेंस है
तो नॉन फिनाइट होगी, वो नॉन फिनाइट होगी। तो अब हमें फिनाइट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हम समझ गए कि सब्जेक्ट के पास होना। अब हम पढ़ेंगे नॉन फिनाइट। इनफिनाइट या नॉन फिनाइट दोनों चीजें हम कह सकते हैं। इनफिनाइट और नॉन फिनाइट। अब इसके हमें बारे में पढ़ना है। अब इसके पढ़ेंगे तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? काइंड्स ऑफ इनफिनाइट या नॉन फिनाइट के 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है 2 + B1, 2 + B1, जिसका नाम क्या है? फिनाइट भरो नहीं, फिनाइट नहीं, ये 2+ है, मैं अभी लिख रहा हूँ सभी का। सेकेंड हमारा होता है B1 + IN, इसका नाम क्या होगा? तो पहला क्या है नाम? इन्फिनिटिव। और ये जीरन। थर्ड क्या है? इसका नाम क्या है? पार्टिसिपल। अब इसके 3 भाग होंगे। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इतनी वर्ब हमें इसके अंतर्गत है पढ़ने, और क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, बिटवीन क्या डिफरेंस है? यहाँ भी B1 + ING और यहाँ भी B1 + ING, दोनों जगह। तो अब हमें ये समझना होगा। और एक तीसरा होता है B1 + ING, जिसे कहते हैं बिफोर। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे ये तीनों फॉर्म का यूज कैसे हो रहा है और कैसे हम गलती को पकड़ेंगे कि कहाँ ये इनफिनाइट नॉन फिनाइट या इनफिनाइट में काम कर रहा है, या जीरेंड का काम कर रहा है, या कंटिन्यूअस का काम कर रहा है। तो जब हम यहाँ जहाँ 2 लगा हो तो वो, अब इसका एग्जाम्पल से समझिए कि कैसे हम इनको समझेंगे कि हमारी इनफिनाइट वर्ब क्या है। ये तो इसके बताया मैंने कि इतनी होती है, अब इनके बारे में पढ़ाना है। अब इनकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब लड़का क्या करता है? इनकी ज़रूरत कब पड़ता है? जब लड़का सिंथेसिस बनाता है। सिंथेसिस जब पढ़ता है तो उसको बनाना पड़ता है, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस को बनाए,
दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक कंबाइंड सेंटेंस बनाना। जब बनाया जाएगा तब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनफिनाइट का, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अब यहाँ पे B1 B4, अभी एग्जाम्पल देके मैं इसे समझाता हूँ कि आपकी नॉन फिनाइट, जैसे अभी फिनाइट के बारे में बताया, क्या नॉन फिनाइट कैसे होगा। एग्जाम्पल लिया इसका, वही लिया। ठीक, और फिर लिखा हमने I like to read English, he likes to read English। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट से नज़दीक हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बताया था कि अगर वो सब्जेक्ट के क्या हो, नज़दीक हो, पहला कॉन्सेप्ट, तो वो आपका फिनाइट होगा। या सब्जेक्ट का गुलाम हो, अर्थात उसके नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाता हो, तो वो आपका फिनाइट होगा। और जो बिल्कुल ना बदले वो आपका नॉन फिनाइट। तो अब इस एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे ये इससे नज़दीक है, तो एक कौन सा हुआ, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट के नज़दीक वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब आए, एक्सिलरी वर्ब आए, या मेन वर्ब आए, कुछ भी आए, जो आएगा वो आपका फिनाइट होगा। इसके बाद 2 लगा के मैंने अभी बताया था ना, 2 + B1 क्या है ये, इन, तो यहाँ 2 लगा, और 2 के बाद 2 वर्ब आए, जिसमें 2 वर्ब हो, तो एक वर्ब तो फिनाइट होगी ही होगी, और जो नॉन फिनाइट होगी वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 रीड लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन फिनाइट होगा। यहाँ ही है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हुआ ना, तो ये क्या हुआ, फिनाइट वर्ब हुआ। और ये इसके बाद यहाँ पे ये रीड लिखा है, उससे डिस्टेंस में दूर है, नॉन फिनाइट हुआ। अब नॉन फिनाइट क्यों हुआ, ये बदला, लाइक का लाइक्स हो गया, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार, लेकिन रीड में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना, सेंटेंस वही है। और जब ना परिवर्तन हो तो उसको इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, और उसको नॉन फिनाइट वर्ब भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये इससे हमें ये पता चला, जैसे अब एक हम व्यवहारिक एग्जाम्पल से कहते हैं कि नॉन फिनाइट को अगर नहीं समझ में आए तो नॉन फिनाइट पे और अच्छे से, कि मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, पुष्पेंद्र पवन 2 भाई हैं, तो ये गए, एक बड़ा भाई चला गया बाहर पढ़ने, और बड़ा भाई चला गया बाहर पढ़ने, अब बचा छोटा भाई, तो छोटा भाई रहेगा पिताजी के पास, अपने फादर के पास। तो बड़ा भाई वहाँ जब चला गया, तो बताओ पिताजी का अधिकार है उसमें,
प्यार तो बराबर है दोनों बच्चों में, लेकिन अधिकार नहीं, वो डिस्टेंस में है। अब वहाँ से पिताजी ने फ़ोन किया, क्यों पुष्पेन पढ़ रहे हो? यस पिताजी। अब वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है तो उन्हीं का पुत्र, अर्थात है वो वर्ब, नॉन फिनाइट हो गया। और जो पवन भैया हैं वो पापा के पास हैं। अब पापा जी ने पूछा कि पढ़ रहे हो? और खेल रहा है, कह दिया पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? पिटाई होगी ना। लेकिन प्यार दोनों में बराबर होगा। वर्ब दोनों हैं, लेकिन क्षणिक वर्ब का काम ये करता है। इसी तरह हमारा जीरेंड भी काम करता है। जीरेंड जो होता है तो हमेशा नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है कि फिनाइट वर्ब आफ्टर कम, जब डबल वर्ब आती हैं वहाँ पे हमारा नॉन फिनाइट का काम करता है, नॉन फिनाइट का काम करता है 21। तो और ये जहाँ पे ना चेंज हो वो हमारा नॉन फिनाइट या इनफिनाइट। और यहाँ पे अब अगले उसमें हम आपको बताएंगे तीनों में डिफरेंस, जीरेंड और बिफोर में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगला जो आपको क्लास होगा वो आपकी अगली क्लास में हम बताएंगे कि इनका तीनों का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे हमारा, हम इनको कैसे पहचानेंगे। इसी पहचानने के लिए तो हमें ईडर का प्रयोग करते हैं। ईडर का मतलब क्या है कि हम पहचान लें। अब हमें नहीं पता चल रहा ING लगा है, हमने लिख दिया, जैसे लिख दिएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ स्विमिंग लिखा है, लड़का सोचेगा ING लगा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ING लगा है। तो अब यहाँ पे आपका जीरेंड होगा और वो सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट का जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस तरह से ये काम आपस में करते हैं। और नॉन फिनाइट फिनाइट इतना है। अब इनका अगले उसमें टर्न में आपको यूज सिखाऊंगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।